Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic of discussion is mitochondria. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज इंतहाई अहम टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया. डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है और जैसा आपको मालूम है, आप लोगों ने 8-9 क्लास में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्योंकि सेल को जब एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी की प्रोडक्शन कौन सा ऑर्गेनील करता है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया करता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी वेरी वाइटल ऑर्गेनील प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म whose performs various function. क्लियर? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, और फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर डीएनए हमारे पास होता है. ठीक है, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह उसके फंक्शन डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है रॉड शेप. ये हमारे पास होता है रॉड शेप होता है. इसके डियर स्टूडेंट्स होते हैं टू मेम्ब्रेन. क्या होते हैं? टू मेम्ब्रेन. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? outer membrane is smooth while inner membrane is folded called crista. उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं. ठीक है, अभी डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में एक हमारे पास होता है मैट्रिक्स. क्या होता है? मैट्रिक्स. इनसाइड द मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? होता है सर्कुलर डीएनए होता है. क्या होता है डियर स्टूडेंट? सर्कुलर डीएनए होता है. और एक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स होता है इनसाइड द मैट्रिक्स राइबोसोम होते हैं. और ये राइबोसोम आपके पास 70S साइज होता है. ठीक है, अभी हम एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. और याद रखते हैं डियर स्टूडेंट कि जो प्रोकैरियोट की जो राइबोसोम की साइज है वो क्या थी? 70S थी. ठीक है, इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो क्या है? 70S है. तो इट्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया किससे इवॉल्व हुआ है? प्रोकैरियोट से हुआ है. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, इनसाइड द मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इनसाइड द मैट्रिक्स इज रिच इन एंजाइम्स. इनसाइड क्या होता है हमारे पास? एंजाइम्स होते हैं. मैट्रिक्स में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एंजाइम्स होते हैं. और उस एंजाइम्स का काम क्या है कि वो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. मींस एनर्जी प्रोडक्शन में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हेल्प करते हैं हमारे पास. ठीक है. एक होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डाइवेलेंट्स आयन इसमें होते हैं. कौन से आयन्स होते हैं? मैट्रिक्स में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? डाइवेलेंट्स आयन्स होते हैं. डाइवेलेंट्स आयन जिस पे डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस तरह आपके पास मैग्नीशियम है, Mn+2 है, फेरस, आयरन फेरस है हमारे पास. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डाइवेलेंट्स आयन होते हैं. और इन डाइवेलेंट्स आयन का क्या होता है? डाइवेलेंट आयंस का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कि ये एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. इट कैन एक्टिवेट दी एंजाइम्स. ठीक है. तो अब डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये हमारे पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन है, वो इनर मेम्ब्रेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इस तरह इनर साइड पे जो होता है वो क्या होता है? फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है डियर स्टूडेंट्स. ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है. ठीक हो गया. ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन. और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने अभी बताया कि ये रॉड शेप है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये स्मूथ है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है. इनर साइड में जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? ये इनर मेम्ब्रेन है और इसको हम कहते हैं क्रिस्टा. क्या कहते हैं? क्रिस्टा कहते हैं. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहां पे क्या होता है हमारे पास? लेस प्रोटीन एंड मोर लिपिड. तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. ठीक है. जो आपके पास क्रिस्टा है डियर स्टूडेंट्स,
तो यहां पे क्या होता है, मोर प्रोटीन, ये मोर प्रोटीन से बना होता है एंड लेस लिपिड। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या है, सिलिक आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं क्रेस्टा। ठीक है, तो आपके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और उसमें लेस प्रोटीन होता है और मोर लिपिड से बना होता है, तो ये परमिएबल होता है। जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन होता है क्रेस्टा, वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो मोर प्रोटीन से बना होता है, उसमें मोर प्रोटीन होते हैं और लेस लिपिड होता है आपके पास, तो ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन आपके पास होता है। ठीक है, और इसमें जो है क्रेस्टा में आपके पास जो ये मोर प्रोटीन है, ये आपके पास कैरियर प्रोटीन होते हैं। क्या है आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, inside the cresta, inside cresta में हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और इनसाइड द मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, यहां पे डबल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये क्या हमारे पास, डबल सर्कुलर डीएनए, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे आपके पास क्या होता है, आपके पास क्या होता है, स्मॉल ग्रेन्यूल्स, उसको हम कहते हैं राइबोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे आपके पास नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल, या इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल। और यहां पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डाइवेलेंट आयन होते हैं। क्या होते हैं, डाइवेलेंट आयन हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो अच्छा याद रखना डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है, और यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है उसकी साइज क्या होती है, 70s होती है। क्या होती है, 70s होती है। अगर आप लोगों को याद है तो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम की साइज है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो 70s है। क्या है, 70s है। और सिमिलरली यूकैरियोट में राइबोसोम की साइज क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो 80s है। 80s है हमारे पास। ठीक है, 80s है हमारे पास। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है, और वो किसके साथ सिमिलैरिटीज रखता है, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम के साथ। तो इट्स मीन यहाँ पे जो राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है वो किससे हुआ है, प्रोकैरियोट से। इंतहाई अहम है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके पास ये F0 F1 पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, ये राइबोसोम हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया, डबल सर्कुलर डीएनए हमारे पास होता है। ठीक है, और हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डाइवेलेंट आयन होते हैं, डाइवेलेंट आयन्स होते हैं, सारा मैग्नीशियम, एमिन प्लस, आयरन वगैरह। ठीक हो, फेरस वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइवेलेंट आयन्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। It can activates mitochondrial enzyme because these enzymes can help in cellular respiration. ये किस में हेल्प करता है डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि एक हम ब्रीथिंग कर रहे सिंपली कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल ब्रीथिंग कहते हैं। एक होता है आपके पास रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन मीन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हर सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और वो सेल एनर्जी कहां से लेते हैं, ग्लूकोज से लेते हैं।
सर हम कहते हैं ग्लूकोज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हर सेल को ग्लूकोज की जरूरत होती है। अब इन ग्लूकोज के साथ क्या ऐड होता है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन ऐड होता है। और जब इनके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्यों करता है? क्योंकि सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। और ये सेलुलर रिस्पायरेशन सेल के कौन से ऑर्गेनेल में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किधर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो याद रखना है कि यहाँ पे जो डाइवेलेंट आयंस है, ठीक है, ये आयंस क्या करते हैं? ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। देखो स्टूडेंट्स याद रखना है, एंजाइम्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि एंजाइम्स जो है ना, उसके लिए एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मेजॉरिटी जो 95% एंजाइम्स है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास को एंजाइम्स भी होते हैं, कोपेक्टर। तो कोपेक्टर क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। उसमें आपके पास मेटल आयंस भी होते हैं आपके पास, जिस तरह मैग्नीशियम, मैंगनीज, फेरस वगैरह हो गया। तो ये आयंस क्या करते हैं? ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। these ions are responsible to activate the enzyme। ये एंजाइम्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जो डीएनए होता है डियर स्टूडेंट्स, गौर से देख ले, ये डीएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये डबल सर्कुलर डीएनए होता है। गौर से देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात कर रहा हूं। एक होता है आपके पास डियर स्टूडेंट एच स्ट्रैंड होता है। क्या होता है? एच स्ट्रैंड या हीव स्ट्रैंड इसको हम कहते हैं। और ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये आपके पास लाइट स्ट्रैंड होता है, या इसको हम कहते हैं एल स्ट्रैंड या एल स्ट्रैंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास एच स्ट्रैंड हो गया और ये आपके पास एल स्ट्रैंड हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं आपके पास? वो होता है डबल सर्कुलर डीएनए आपके पास होता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? और याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है, ठीक है, कि ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है डियर स्टूडेंट। याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनील इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील। ठीक हो गया? इसमें गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन टेक करना है? माइटोकॉन्ड्रिया। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। In chloroplast we have also a small amount of DNA। तो अगर ऑप्शन में आ गया ईटा में कि which one of the following organelle is a self replicating organelle, माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन गिवन होगा, क्लोरोप्लास्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो आपने ए एंड बी को क्लिक करना है, ठीक है। और अगर क्लोरोप्लास्ट गिवन नहीं हो तो आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील क्यों है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स में क्या होता है? इसमें डीएनए होता है, डबल सर्कुलर डीएनए होता है। एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं एच स्ट्रैंड, हीव स्ट्रैंड, एक को हम कहते हैं लाइट स्ट्रैंड, एल स्ट्रैंड। और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, इसमें 37 जीन्स होते हैं हमारे पास। वी हैव 37 जीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कितने जीन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 37 जीन्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करना है डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि एक आपके पास, ये हमारे पास सेल है, और सेल में आपके पास क्या है? आउटर जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। सेंटर में आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं। और हमें पता है कि क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? क्रोमोसोम इज कंपोज फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन। लेकिन हमने किस चीज को कंसिडर करना है? डीएनए को। क्यों? बिकॉज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम आरएनए से भी बना होता है, लेकिन हमने, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आपने सर्च पे लिखना है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए बाय नजीब अली शाह, ठीक है। तो वो आप डिटेल से पढ़ेंगे, उस वहां पे मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। व्हाई?
बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। यहां पे डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो न्यूक्लियस में, याद रखना है कि जो न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं, न्यूक्लियर मींस कि देखो एक आपके पास सेल में जो मेन जीन्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं। यहां पे आप लोगों ने ये बात याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डीएनए है, डबल सर्कुलर डीएनए है, वहां पे कितने जीन्स होते हैं आपके पास? जो 37 जीन्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस में जीन्स होते हैं वो है 22,000 जीन्स। कितने होते हैं? 22,000 जीन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने जीन्स होते हैं? वी हैव 22,000 जीन्स। तो यहां पे जीन्स की तादाद ज्यादा होती है। और याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक a specific polypeptide protein या जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्रोटीन। ये हम प्रोटीन वाले उसमें पढ़ेंगे कि प्रोटीन किस तरह सेल्स में सिंथेसाइज होता है। हम डिटेल के साथ अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वो हमारे पास कितने स्टेप में होता है? 2 स्टेप में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन आवर सेल in 2 steps. One is called transcription and the other one is called ट्रांसलेशन। ये मैंने राइबोसोम वाले टॉपिक में मैंने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, तो आप राइबोसोम टॉपिक भी वो देख सकते हैं, वहां पे मैंने डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन इसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक हो गया। तो एक को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन, एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इन 2 स्टेप में क्या होता है? हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्लियर हो गया? गॉट इट? नाउ अब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो मेन प्रोटीन बनाता है हमारे पास, जो सेल के लिए जो मेन प्रोटीन बनाता है वो कौन से जीन्स बनाता है? कंसेप्ट क्लियर करना है डियर स्टूडेंट, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, नाउ द मेन प्रोटीन प्रोड्यूस फॉर द सेल, द जीन वुड बी रिस्पॉन्सिबल बाय द न्यूक्लियस जीन। याद रखना है जो 22,000 जीन्स है न्यूक्लियस में, ये मेन जीन्स है हमारे पास, याद रखना है। मेजॉरिटी सेल के लिए प्रोटीन कौन तैयार करेगा? न्यूक्लियस वाले जीन्स। कौन से वाले जीन? न्यूक्लियस वाले जीन्स। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल सर्कुलर डीएनए होता है, यहां पे कितने जीन्स होते हैं डियर स्टूडेंट? 37 जीन्स होते हैं। और तकरीबन लगभग इस तरह 16 प्रोटीन ये सिंथेसाइज करते हैं। और ये प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। कि एटीपी की जो सिंथेसिस होती है उसमें ये हेल्प करवाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोटीन चाहिए, बहुत ज्यादा एंजाइम चाहिए। तो ज्यादातर, लिसन केयरफुली, कि ज्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम। तो उसके लिए मेन एंजाइम कौन तैयार करता है? न्यूक्लियस के जीन्स। लिसन केयरफुली, कौन तैयार करता है मेन एंजाइम? वो न्यूक्लियस के जीन्स, जो हमारे न्यूक्लियस के जीन्स है, जहां पे 22,000 जीन्स होती है, 22,000 जीन्स होती है, वो तैयार करती है। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जीन्स होते हैं 37 जीन, ये भी प्रोटीन तैयार करती है, लेकिन ये कम प्रोटीन तैयार करती है, ठीक है। और ये प्रोटीन भी किस में हेल्प करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में, एनर्जी के प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल की डीएनए है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक हो गया। और यहां पे हमारे पास एक साइट्स होता है, यहां पे उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? कि वो साइट that sites from where replication starts, वो साइट्स डियर स्टूडेंट्स जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या होता है? अपनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। क्लियर हो गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील। हमारे पास क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील होता है। इसमें 37 जीन्स होते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन किस में हेल्प करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन, एनर्जी के प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। मेन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कौन तैयार करता है डियर स्टूडेंट्स? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियस के जीन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट? 22,000 जीन्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स याद रखना है
नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि इज वी नो दैट डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि हमारे पास, नाउ डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमारे पास जो डीएनए बनता है, डीएनए बनता है या आरएनए बनता है, वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जिस तरह डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, थाइमिन होती है। इसी तरह आरएनए में क्या होता है डियर स्टूडेंट, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। अब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए है उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक आपके पास एच स्ट्रैंड होता है और एक आपके पास एल स्ट्रैंड होता है। ये एच स्ट्रैंड है और ये क्या है, एल स्ट्रैंड है। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन से बना होगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए है वो उसकी क्या होती है, पॉइंट याद रखना डियर स्टूडेंट, उसकी जो है हाई डीनेचरेशन, हाई डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर होता है। हाई डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर, इससे क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। मैंने क्या लिखा कि अब देखो आपके पास डियर स्टूडेंट डीएनए होता है। आप डीएनए में क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं ना। जिस तरह देखो एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स साइटोसिन ग्वानिन के साथ कितने बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो गया। और थाइमिन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब गौर से देखो डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास एडेनिन और थाइमिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। और साइटोसिन और ग्वानिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लिसन वेरी केयरफुली। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि यहां पे बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, वो साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एडेनिन और थाइमिन के पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि 2 बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है या 3 बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। 3 बॉन्ड को ब्रेक कर, क्योंकि 3 बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो एडेनिन थाइमिन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है बनिस्बत किसके, साइटोसिन और ग्वानिन की। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैंने यहां पे कौन सा पॉइंट लिखा है डियर स्टूडेंट्स, हाई डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर, कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है इसकी हाई डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर होती है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज डीनेचरेशन, डीनेचरेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आपके पास, देखो आपके पास डीएनए है और ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड जो है ना न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इनके दरमियान बॉन्ड होता है। ठीक है, इनके दरमियान क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड होता है, इनके दरमियान क्या होता है, बॉन्ड होता है। ठीक है, जब इन बॉन्ड को हम ब्रेकअप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये एडेनिन और थाइमिन है, थाइमिन और एडेनिन की क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह साइटोसिन और क्या है, ग्वानिन है, और ग्वानिन किसके साथ बना है, साइटोसिन के साथ। अब जब इन बॉन्ड को हम ब्रेकअप करेंगे तो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो उसके जो टेम्परेचर चाहिए उसको हम कहते हैं डीनेचरेशन टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है। तो डीनेचरेशन क्या होता है कि जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होती है इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, गौर से देखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो डीनेचरेशन टेम्परेचर है ये हाई है। क्यों, व्हाई, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैज हाई डीनेचरेशन टेम्परेचर। क्यों, माइटोकॉन्ड्रियल की जो डीएनए है उसकी डीनेचरेशन टेम्परेचर क्यों ज्यादा है, वो क्यों स्टेबल है। इसका मतलब है, आप गौर से देखना स्टूडेंट्स कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए there is high denaturation of temperature। इसका मतलब ये, अब देखो स्टूडेंट्स ये आपके पास 2 स्ट्रैंड है ना, मैंने अभी बताया कि इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स 8 स्ट्रैंड हेवी स्ट्रैंड, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, लाइट स्ट्रैंड।
एल स्ट्रैंड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखो जाहिर बात है कि यहाँ पे एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमीन के साथ, और थायमीन एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ। क्लियर हो गया। अब डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर, डीनेचरेशन वो होता है कि वो टेम्परेचर जब हम डीएनए मॉलिक्यूल को देते हैं, वो टेम्परेचर जो हम डीएनए मॉलिक्यूल को देते हैं, और डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वहां पे हमारे पास हाई डीनेचरेशन टेम्परेचर होता है। इट्स मीन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज स्टेबल, माइटोकॉन्ड्रियल DNA is stable to temperature, means we need more temperature in order to break down both the DNA strands. Why? अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स, एराइज होता है यहाँ पे क्वेश्चन कि क्यों, why we have high denaturation temperature in mitochondrial DNA? Because dear students, listen very carefully, there is more C and G, there is more C and G nucleotide in mitochondrial DNA, in mitochondrial DNA as compared to A and T। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में सी और जी के कंटेंट क्या होती है, वो ज्यादा होती है, और हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन और थायमीन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा ले कि यहाँ पे ये इस दो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा या इन 3 बॉन्ड को ब्रेकअप करना आसान होगा, ठीक है। तो इन दोनों को आसान होगा, ठीक है, एडेनिन और थायमीन के बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी और जी है इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ साइटोसिन एंड ग्वानिन is more as compared to adenine and thymine. Why? Because in case of cytosine and guanine we have 3 hydrogen bond, while in case of adenine and thymine we have 2 hydrogen bond. So when we have more C and G, cytosine and guanine content in the mitochondrial DNA as compared to adenine and thymine. So we need more energy in order to break down these 3 hydrogen bonds. So it is difficult for us to break up these 3 bonds of cytosine and guanine as compared to adenine and thymine. Therefore, dear students, we can say that mitochondrial DNA is stable. ये हमारे पास एक स्टेबल है, टेम्परेचर क्या है, स्टेबल है। इसको हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है ताकि इनकी बॉन्ड्स को हम क्या करें, ब्रेकअप करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान क्या होता है डियर स्टूडेंट, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये करता है डियर स्टूडेंट्स कि जो मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें एक पार्ट होता है हीम पार्ट। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हीम पार्ट। हीम पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आपके पास आयरन है, और ये कौन सिंथेसाइज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। Who is responsible? Mitochondria. So mitochondria is responsible to synthesize heme part. Heme part for what? Iron, जो heme part है, ठीक है। देखिए आपके पास ये हेमोग्लोबिन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। तो उसमें आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास होता है टू अल्फा चेन एंड 2 आपके पास क्या होता है, बीटा चेन होता है, ठीक है। तो सेंटर में जो आयरन होता है डियर स्टूडेंट, ये सेंटर में क्या होता है, आयरन।
क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है? हेमोग्लोबिन का। सो हेमोग्लोबिन इज कंपोज्ड फ्रॉम 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। हेमोग्लोबिन किस चीज से बना होता है डियर स्टूडेंट्स? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। और इसकी जो सेंटर में क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। इस तरह मायोग्लोबिन, उसके सेंटर में भी क्या होता है? आयरन होता है। और ये आयरन कौन सिंथेसाइज करता है? हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के लिए जो आयरन पार्ट है, हीम पार्ट है, वो कौन सिंथेसाइज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है। अब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंतहाई अहम पॉइंट है। अब देखना है डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास किस में हेल्प करता है? नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। किसमें? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो किससे, आप देखो, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो ऑफस्प्रिंग उससे जो है ना मदर और फादर, तो 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो कितने होते हैं? 46। ठीक है, तो इसमें याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो किससे ऑफस्प्रिंग में मतलब ट्रांसफर होगा? मदर से। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुल डियर स्टूडेंट्स, द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए will come to the offspring, son or daughter from the mother। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट? आप देखो यहां पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? ये आपके पास उआ है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये उआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट? ये आपके पास स्पर्म है। ये आपके पास क्या है? स्पर्म है। ठीक हो गया? ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये उआ में क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। उअम या उआ के साइटोप्लाज्म में क्या होता है डियर स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये स्पर्म के न्यूक्लियस है और उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ना अब याद रखें डियर स्टूडेंट, जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, एज वी नो दैट डियर स्टूडेंट, याद रखना है कि जब स्पर्म और उआ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके पास जाइगोट। When sperm and ua combine, it forms zygote. In this process is called fertilization. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया कि whenever sperm and ua combine, it forms zygote. This process is called fertilization. आप स्टूडेंट्स याद रखना है, listen very very carefully, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास डियर स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑफस्प्रिंग मतलब ऑफस्प्रिंग तक जो पहुंच जाता है, ट्रांसफर होता है, कौन करता है? मदर की जो मतलब उआ है, मदर से क्या आता है? उआ आता है। और उअम में क्या होता है? वहां पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट में जो आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये जाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया कहां से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज कम फ्रॉम दी मदर साइड। ये किससे आता है? मदर साइड से आता है। तो इसको हम कहते हैं मैटरनल माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैटरनल मीन्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किससे आता है? वो मदर से आता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसलिए ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? दोबारा देखें कि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस में होता है डियर स्टूडेंट? ये उआ में होता है। उआ हमारे पास फीमेल गैमीट है। उआ में क्या होता है? इधर ये न्यूक्लियस है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपके पास स्पर्म है। जब ये स्पर्म और उआ कंबाइन हो जाते हैं तो आपके पास क्या बनाते हैं? जाइगोट। नाउ इन जाइगोट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, बट दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज कमिंग फ्रॉम दी मदर साइड। ये मदर साइड से ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। किस में होगा? ऑफस्प्रिंग में होगा। सन होगा या डॉटर होगा। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो किससे होगा? कहां से आया होगा? मदर साइड से आया होगा। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है।
ठीक है। तो ये डीएनए क्या हो गया, इनहेरिटेंस हो गया ना, मदर से कहां तक पहुंच गया, अपस्प्रिंग में हो गया, और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद था, तो इसलिए इसको हम कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है, ठीक हो गया। क्योंकि जो मदर में जो ओवम होता है, फीमेल गीमीट होता है, वहां पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और जब ये स्पर्म के साथ कंबाइन होते हैं तो जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसके सेम होता है, वो ओवम में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्योंकि यहाँ पे जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो कहां से आता है, ओवम से आता है, मदर से आता है, कमिंग फ्रॉम दी मदर साइड, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। Now we will discuss that mitochondria is known as powerhouse of the cell. Now dear students अब discuss करेंगे कि mitochondria को हम powerhouse of the cell क्यों कहते हैं। How mitochondria is involved in energy production. How mitochondria is involved in energy production. तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। के माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स पावरहाउस ऑफ द सेल। इसको हम कहते हैं पावरहाउस ऑफ द सेल बिकॉज it involves in energy production, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन्वॉल्व होता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पावर हाउस ऑफ दी सेल्स। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट याद रखना है, जो मींस माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में। तो रिस्पायरेशन आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एरोबिक रिस्पायरेशन, एक को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, एक को हम कहते हैं इनएरोबिक रिस्पायरेशन, एक को हम क्या कहते हैं, इनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। अब एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, नीड ऑक्सीजन, यहां पे क्या नीड होता है, ऑक्सीजन, और इनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, डोंट नीड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए दो चीजें इंतहाई अहम है डियर स्टूडेंट, लिसन वेरी केयरफुली। कितनी चीजें अहम है डियर स्टूडेंट, दो चीजें अहम है एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। एक, आपके पास सेल में क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मींस दैट द सेल हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, रिस्पायरेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। मैं बार मैं आपको कह रहा हूं कि एक आपके पास ब्रीथिंग होती है, जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं आप, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। एक हमारे बॉडी में क्या होता है डियर स्टूडेंट, टिश्यू में, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह प्रोड्यूस होता है डियर स्टूडेंट्स, कि जब आपके पास ग्लूकोज के साथ क्या कंबाइन होता है, ऑक्सीजन, तो ये आपके पास क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या रिलीज करता है डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी रिलीज करता है। इस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन कहते हैं, और ये सेल में होता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये सेलुलर रिस्पायरेशन किस में मतलब हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब रिस्पायरेशन दो किस्म के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है इनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन होती है, इनएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। अब याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास जो एनर्जी बनता है, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एरोबिक रिस्पायरेशन। जो आपके पास जो एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, इसमें एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जो इन एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। गॉट इट नाउ। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए एक आपको सेल में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। लिसन वेरी वेरी केयरफुली कि यहां पे आपके पास एक क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन है,
दूसरा क्या है आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया है कि जब सेल में एरोबिक रिस्पायरेशन होगी तो वहां पे सेल में क्या होना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के मीन सेल में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट, ठीक है। अब स्टूडेंट खुद अंदाजा लगा ले, क्या हमारे बॉडी में इस तरह के सेल्स मौजूद है जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता ना। ये स्टूडेंट याद रखना है कि हमारे बॉडी में इस तरह के सेल्स होते हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, ठीक है। डियर स्टूडेंट मैंने बताया कि आपके पास जो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कौन से रिस्पायरेशन में होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है। उसके लिए दो कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, एक आपके पास सेल में क्या होना चाहिए, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक आपके पास सेल में ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में होना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन के लिए शर्त क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि आपके पास सेल में कौन सा ऑर्गेनील होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। लिसन वेरी केयरफुली डियर स्टूडेंट, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया इंतहाई अहम है और ये याद रखना है डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास सेल में इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन होता है लेकिन if there is lack of mitochondria in that cell there will be no aerobic respiration, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सेल में इनफ ऑक्सीजन है लेकिन आपके पास सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगा। और मैंने बताया कि आपके पास बॉडी में इसी तरह के सेल्स है जहां पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो मैंने बताया अभी रेड ब्लड सेल, मैच्योर आरबीसी में नो माइटोकॉन्ड्रिया, मैच्योर आरबीसी में डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो याद रखना है देयर वुड बी नो एरोबिक respiration, there would be no aerobic respiration in RBCs. RBC में dear students aerobic respiration नहीं होगा, although RBCs contain enough amount of oxygen. So we can say that RBCs are harnessed transporter of oxygen. ये स्टूडेंट इंतहाई अहम पॉइंट है। मैंने बताया कि इन आरबीसी वी हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, therefore there would be no aerobic respiration, although there is enough amount of oxygen present in the RBC, but what we lack is mitochondria, ठीक है स्टूडेंट। तो we can say that RBC are harness transporter of oxygen, क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स RBC में क्या होता है, हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन होता है तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, टू कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। सो वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी आरबीसी बट वी लैक माइटोकॉन्ड्रिया, therefore aerobic respiration would not take place in case of RBC, although we have enough amount of ऑक्सीजन। सो इट्स मीन माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया अहम है। अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनील नहीं होगी तो वहां पे एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और ये किस में हेल्प करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। तो आरबीसी में एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ student listen carefully, now it must be noted that respiration completed in 3 steps। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस, एक को हम कहते हैं क्रिब्स साइकिल, एक को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो रिस्पायरेशन कितने स्टेप में होते हैं डियर स्टूडेंट्स,
3 स्टेप में होती है। लेकिन ये कौन सी रिस्पायरेशन? एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है एरोबिक रिस्पायरेशन कितने स्टेप्स में होती है? 3। एक को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, एक को हम कहते हैं क्रिब्स साइकिल, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये कौन से सेल्स में होगी? याद रखना स्टूडेंट, एरोबिक रिस्पायरेशन कौन सी सेल्स में होती है? जिस सेल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हो और दूसरा कौन सा ऑर्गेनील हो? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इन दोनों में एक भी ना हो तो एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी। क्लियर होगी सर? आरबीसी की एग्जांपल मैंने दिया। नाउ स्टूडेंट याद रखना है ग्लाइकोल, हमने कहा कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें हमारे पास क्या होते हैं? मोर एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, और हमने कहा कि आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में, वी हैव नो एरोबिक रिस्पायरेशन। व्हाई? बिकॉज आरबीसी लेक मैच्योर आरबीसी लेक माइटोकॉन्ड्रिया। Although RBC contain enough amount of oxygen, but we have no mitochondria. Therefore, we can say that in RBC there would be no aerobic respiration. तो याद रखना dear students, in case of RBC only glycolysis take place. Glycolysis सिर्फ मीन RBC में सिर्फ glycolysis होती है। क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होता। क्यों डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया लाजमी है। ठीक है, तो अगर सेल में, लेट सपोज अगर एक सेल में हमारे पास वी हैव enough amount of oxygen, but if there is no mitochondria, it's mean that there would be no aerobic respiration. Means वहां पे क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा। तो इसलिए mitochondria is very important and vital organelle which helps in cellular respiration. So therefore we can say that mitochondria is known as powerhouse of the cell. ठीक है, MCQs में आ सकता है। अब डियर स्टूडेंट ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में कहां पे होता है? साइटोसोल में। क्यों साइटोसोल में होता है? क्योंकि साइटोसोल में वही एंजाइम्स होते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। वो एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो साइटोसोल में होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोलाइसिस में 2-पायरोइक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? 2-पायरोइक एसिड। तो 2-पायरोइक एसिड कहां पे बनता है? हमारे पास बनता है साइटोसोल में। साइटोप्लाज्म के कौन से पार्ट में होता है? साइटोसोल में। तो जब when glucose is converted into 2-pyroic acid, this process is called glycolysis, and we know that glycolysis take place in the cytosol part of cytoplasm. Now dear students, the Krebs cycle and electron transport chain take place in mitochondria. Listen very carefully. कि आपके पास जो क्रिब्स साइकिल होती है डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस होता है, ये दोनों प्रोसेस कहां पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास मेजॉरिटी या मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो याद रखना डियर स्टूडेंट की ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट? ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ना मल्टीपल स्टेप्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स? 2-पायरोइक एसिड। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? और ये पायरोइक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? 2-एसिटाइल कोए में। 2-एसिटाइल कोए में। और ये कहां पे एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और वहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वहां पे आपके पास क्या होता है? क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है? ये आपके पास हो गया क्रिब्स साइकिल। ठीक है, ये है क्रिब साइकिल। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? तो याद रखना है कि ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2-पायरोइक एसिड में। कहां पे डियर स्टूडेंट्स? होता है साइटोसोल। Cytosol is the soluble part of cytoplasm. तो वहां पे ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? 2-पायरोइक एसिड में। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये मल्टीपल स्टेप्स है, ये तकरीबन 10 स्टेप में होता है।
आपके पास डायरेक्ट ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। ये हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। बायो एनर्जेटिक चैप्टर्स में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2-pyruvic acid, how this glucose is converted into 2-pyruvic acid. So we will discuss in chapter number 4. This is bioenergetic. Clear? Now, dear student, now this glucose is converted into 2-pyruvic acid in multiple steps. So in this process, dear students, we here release ATP energy. यहाँ पे क्या रिलीज होगा डियर स्टूडेंट्स? एटीपी एनर्जी रिलीज होगा और क्या रिलीज होगा? NADH। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे कुछ अब याद रखना है कि आपके पास जो साइटोप्लाज्म है या वहां पे जो साइटोसोल में क्या होता है आपके पास? ग्लाइकोलाइसिस। तो वहां पे डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि आपके पास क्या होता है कि लेस एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया कि टोटल आपके पास 4 ATPs बनती है। ये हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पे 2 ATP यूज होता है तो नेट ATP कितने बनते हैं? 2 ATPs। और तकरीबन 34 तक ATPs कहाँ पे बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? वो बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो मेजॉरिटी जो मतलब मैक्सिमम एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रिब्स साइकिल होती है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ पे होते हैं? साइटोसोल में। ये 3 स्टेप हम किसके पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? ये एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए, कि जब आपके पास सेल्स में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वी हैव मैक्सिमम ऑक्सीजन, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वी हैव mitochondria, then means Krebs cycle and ATC will take place. तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स की ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है पायरुविक एसिड में। यहाँ पे आपके पास कुछ ATP एनर्जी रिलीज होती है, NADH भी रिलीज होता है और ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोए में। और ये एसिटाइल कोए कहाँ पे एंट्री करता है डियर स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है, जहां पे आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? क्रिब्स साइकिल होता है। तो क्रिब्स साइकिल में आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और क्रिब्स साइकिल के बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन का? वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर हो गया? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन होती है। और ये भी कहाँ पे होता है? आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर हो गया? तो एरोबिक रिस्पिरेशन में याद रखना डियर स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पहले होता है, फिर क्रिब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है। कब होगा? व्हेन वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? आल्दो आरबीसी में आपके पास बहुत ऑक्सीजन है, बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन है, लेकिन आपके पास मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आरबीसी आपके पास हॉनेस्ट ट्रांसपोर्टर है, ईमानदार ट्रांसपोर्टर है। किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है। वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता। क्वेश्चन इराइज होता है कि भाई क्यों हार्ट वो जो है ना ऑक्सीजन को यूज नहीं करता? इसलिए कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती। तो आरबीसी में डियर स्टूडेंट्स याद रखना है कि सिर्फ क्या बनता है आपके पास? क्या होता है? ओनली ग्लाइकोलाइसिस होता है। और उसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। लेकिन वहां पे क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी में इनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? तो फिर क्यों मतलब नहीं होता? इसलिए कि आपके पास जो क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है, वो एंजाइम कहां पे होते हैं स्टूडेंट्स? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और मैच्योर आरबीसी में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। Therefore, we can say that Krebs cycle as well as electron transport chain do not take place in case of mature RBC because lack of what? Mitochondria. Although we have enough amount of oxygen. Clear हो गया डियर स्टूडेंट? Now, तो याद रखना डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे पायरुविक एसिड इलेक्ट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, या अल्कोहलिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वहां पे आपके पास फिर एटीसी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा, ठीक है। नाउ इफ glycolysis take place and glucose is converted into 2-pyruvic acid and we have enough amount of या maximum amount of oxygen
and as well as mitochondria in the cell, then this pyruvic acid would be converted into 2-acetyl-CoA, and this acetyl-CoA will enter into the mitochondria, where which is take place? Krebs cycle and electron transport chain would be take place. In this way, maximum ATP are produced in the cell. So dear student, this is all about mitochondria. So we have discussed mitochondria in a very detail. कि डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो रॉड शेप होता है, ठीक है। कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है? फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन जो है ना लिस प्रोटीन से बना होता है और मोर लिपिड्स होते हैं, तो इसलिए वो परमेएबल होता है। जो इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टा, और क्रिस्टा में मैक्सिमम या मोर प्रोटीन से बना होता है और लेस लिपिड से बना होता है, तो वो क्या होता है? सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। और उसमें जो इनर क्रिस्टा में जो आपके पास वो होती है, क्रिस्टा में आपके पास जो प्रोटीन होती है, मैक्सिमम प्रोटीन, मोर कंटेंट ऑफ प्रोटीन, वो इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फिर हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास मैट्रिक्स होता है, इनसाइड द मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए क्या होता है डियर स्टूडेंट? डबल स्ट्रैंडेड होता है सर्कुलर, एक एस स्ट्रैंड होता है और एक एल स्ट्रैंड होता है। कितने जीन्स होते हैं? 37 जीन्स होते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना अपनी राइबोसोम भी हो सकते हैं, और वो राइबोसोम कितनी साइज है? 70 है, ठीक है। वो प्रोकैरियोट के साथ सिमिलैरिटी रखते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? फिर हमने कहा कि हमारे साथ मैट्रिक्स में डाइवेलेंट आयंस होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं, जो सेलुलर रिस्पायरेशन में काम आते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसको उस एंजाइम को क्या करते हैं? उस एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। वो आयंस उस एंजाइम्स को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक्टिवेट करते हैं, ठीक। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? फिर हमने कहा कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है डियर स्टूडेंट्स, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया? क्योंकि इसमें डीएनए होती है। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? और इसकी जो डीएनए है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टेबल होता है। क्यों होता है? वो डीनेचरेशन टेम्परेचर उसका क्या होता है? हाई होता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स कि उसमें आपके पास क्या होते हैं? जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। वी हैव मोर इन नंबर guanine and cytosine as compared to adenine and thymine। एडेनिन और थाइमीन की बनिस्बत क्या होता है हमारे पास? ग्वानिन और साइटोसिन क्या होता है? मैक्सिमम इन नंबर होता है, ठीक है। तो 3 बॉन्ड को ब्रेकअप करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन तादाद में क्या होते हैं? नंबर में ज्यादा होता है, इसलिए इन 3 बॉन्ड को ब्रेकअप करना मुश्किल होता है। सो वी नीड high energy would be required in order to break down the both strand of mitochondrial DNA, because we have maximum guanine and cytosine। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फिर हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है वो किधर से आता है? मदर साइड से आता है, ठीक हो गया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। फिर मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है, वो हीम पार्ट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? वो हीम पार्ट जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है? वो आयरन पार्ट, वो करता है आपके पास जो स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और दूसरा हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी में वो क्या करता है, ठीक है। So in aerobic respiration we have maximum ATP energy. Why? Because there are 3 process take place. One is glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए शर्त क्या है कि एक तो सेल में क्या होता है? The cell would be enough amount of oxygen and as well as mitochondria। अब अगर एक सेल में आपके पास इनफ ऑक्सीजन है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहां पे क्रिब्स साइकिल और एटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा। इन केस ऑफ आरबीसी, आरबीसी में आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, बट वी have no mitochondria, therefore Krebs cycle in electron transport chain would not take place। So हमारे पास आरबीसी में क्या होता है डियर स्टूडेंट? इनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है, और इसमें सिर्फ क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है।
क्रिब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आरबीसी में नहीं होता। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? नाउ बाकी जो हमारे पास सेल्स है डियर स्टूडेंट, एंड इफ दिस सेल्स कंटेन enough amount of oxygen and as well as mitochondria, then first step would be occur glycolysis. In glycolysis, glucose is converted into 2-pyruvic acid. Now this 2-pyruvic acid will be converted into 2-acetyl-CoA. Now in a cell, if we have enough amount of oxygen and as well as mitochondria, this 2-acetyl-CoA would be enter into mitochondria, where Krebs cycle would take place, where Krebs cycle would take place, and then electron transport chain would take place. Therefore, maximum ATP would be produced. तो हमारे पास ATP क्या होगा डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम अमाउंट में ATP प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आई थिंक इस पे तो मैंने जितनी बातें कही है तो वो इनफ होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ईटा के लिहाज से भी मैंने MCQs आपको बता दिए कि कौन कौन से आपके पास MCQs आ सकते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो ये मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। ठीक है, और बाकी आप लोगों ने इस तरह करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया, नजीब ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी के नाम से है, नजीब ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी के नाम से है। ठीक है, तो इसमें इस तरह है कि आपको जो मैं आने वाले और वीडियोस करूंगा तो जाहिर बात है वो आपके पास वो आएंगे फिर। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट जरूर कर लेना कि मतलब टॉपिक में कोई मसला है या समझ नहीं आए। ठीक है, समझ नहीं आए टॉपिक तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूं, मेथड को भी चेंज कर सकता हूँ, बाकी ताकि आप लोग, क्योंकि ये वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बाकी इस वीडियो को जो आप देखते हैं तो काइंडली दूसरे दोस्तों के साथ भी आप लोगों ने इसको शेयर करना है ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स वो एफोर्ड नहीं कर सकता एकेडमी। ठीक है, अगर किसी के पास मतलब एफोर्ड कर सकते हैं तो एकेडमी ठीक है, हर बंदी की अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे माशरे में भी डियर स्टूडेंट्स इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं कि वो फाइनेंशियली लिहाज से वो एकेडमीज वगैरह जो अच्छे इंस्टीट्यूट है उनको एफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीडियो खासकर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन लोगों के लिए खासकर हम करते कि मतलब कि जो वो एफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमी ना, तो सब लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ताकि सबको फायदा पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि हुजूर सल्लम की हदीस भी है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुछ सीखे और उसे दूसरों को सिखाए। ठीक है, मतलब जिसके पास जितनी भी वो है तो सबके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।